दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू वैदिक इम्प्रेशंस। दोस्तों हम लोग एक सीरीज पर काम कर रहे हैं, महादशा की सीरीज। इस वीडियो से पहले कुछ वीडियोस बनाए थे महादशा को एनालाइज करने के सूत्रों को लेकर, और फिर सूर्य की महादशा, चंद्र की महादशा और मंगल की महादशा पे अलग अलग वीडियोस बनाए थे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राहु की महादशा की। तो देखिए, राहु की महादशा को समझने के पहले हमें यह समझना जरूरी है कि राहु किस तरह का प्लेनेट है। राहु की महादशा 18 साल की होती है, बहुत लंबी महादशा है। इसमें जो भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमको जरूरी है कि हम राहु के नेचर को समझें। देखिए, राहु का अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, ठीक है। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली या साइंटिफिकली बात करें तो राहु स्पेस में एक पॉइंट है जहां पे बहुत एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पर पड़ता है अर्थ के ऊपर। सन का जो ऑर्बिट है अर्थ के चारों तरफ, और मून का ऑर्बिट है अर्थ के चारों तरफ। ये जो दो ऑर्बिट्स, जो इनके जो पाथ हैं ट्रेवल के, ये जहां इंटरसेक्ट होते हैं उसमें जो नॉर्थ पॉइंट है उसको बोला जाता है राहु, और जो साउथ पॉइंट है वो केतु होता है। जब भी आप कुंडली बनाएं या आप किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से कुंडली बनाते हैं तो ये जो पॉइंट्स जहां आपकी कुंडली में मैप होते हैं वहां पे राहु लिख दिया जाता है, और जहां पे साउथ नोड मैप होता है उसको केतु लिखा जाता है। नाउ इसकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है राहु के नेचर को समझने में। माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। आप लोगों ने सुना होगा समुद्र मंथन के बारे में। तो जब समुद्र मंथन के बाद जब अमृत हाथ में आता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं, और एक देवताओं की कतार लग जाती है और एक असुरों की कतार लगती है। तो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके जो है कलश से अमृत को सबको एक एक करके दे रहे होते हैं। तो जो एक असुरों की साइड में एक राक्षस था जिसका नाम था स्वर भानु। स्वर भानु समझ जाता है कि जब तक सारा देवताओं का नंबर आएगा तब तक हो सकता है कि अमृत खत्म हो जाए। तो स्वर भानु देवताओं का भेष बना के सूर्य और चंद्रमा जहां कतार में लगे थे देवताओं की, वहां उन दोनों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है, और विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके सबको अमृत देते हुए आते हैं, और स्वर भानु को भी दे देते हैं। सूर्य और चंद्रमा समझ जाते हैं कि अरे ये इनके बीच में तो कोई था ही नहीं, ये कौन आ गया। तो वो विष्णु भगवान को इशारा करते हैं, और विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का जो सर है वो धड़ से अलग कर देते हैं। तो जो सर होता है वो वापस जाके असुरों की साइड में गिरता है, और उस वो जो सर है उसको राहु कहते हैं, और जो धड़ है वो वहीं रह जाता है देवताओं की साइड में, उसको केतु कहा जाता है। इसीलिए केतु क्योंकि देवताओं की साइड रह गया तो हम लोग उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके देखते हैं। राहु जो कि सिर्फ सर ही सर है और राक्षसों की साइड में जाके गिरता है, तो ये कहा जाता है कि राहु जो है कंज्यूम करता है, हर चीज को खाने को तैयार रहता है या एक्सेप्ट करने को तैयार रहता है, लेकिन उसको कितना खाना है कितना एक्सेप्ट करना है उसका कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि सर ही सर है धड़ है नहीं, तो वो कंज्यूम नहीं हो पाता है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजिकली अपनी कुंडलियों में राहु के ट्रेड्स को समझते हैं तो जिस भी भाव में आपका राहु बैठेगा आप देखेंगे कि उस भाव के लिए एक अजीब सा अ, लालच होता है। लालच शायद गलत वर्ड होगा, बट एक एक पैशन होता है कि वो उस भाव से रिलेटेड ट्रेड्स मुझे और चाहिए। जैसे कि
अगर राहु किसी की कुंडली में चौथे भाव में बैठा है, और क्योंकि चौथा भाव मकान या व्हीकल का कारक है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली में चौथे भाव में राहु है, उसको मकान के प्रति बहुत प्रोत्साहित रहता है। एक मकान बन जाएगा तो वो चाहेगा कि दूसरा बन जाए, दूसरा बन जाए तो चाहेगा तीसरा बन जाए। उसकी जो लालसा है वो नेवर एंडिंग होती है। तो ये क्यों है? क्योंकि राहु जो है वो सिर्फ चाहता ही चाहता है, उसको ये नहीं मालूम कि उसकी जरूरत कितनी है, वो कितना कंज्यूम कर सकता है। तो इस तरह से माइथोलॉजिकली राहु के ट्रेड्स को समझा जाता है। तो राहु की महादशा में जिस भाव में राहु बैठा है, या किसी प्लेनेट के साथ बैठा है, उसके साथ कंजंक्शन में बैठा है, तो उस प्लेनेट के रिलेटेड और जिस भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड जो फल हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एक्सपोनेंशियली। तो अगर राहु आपके पैसे के भाव को कनेक्ट कर रहा है, या पैसे के भाव का स्वामी राहु के साथ बैठा है, तो आपको राहु की महादशा में वो पैसे आपके लिए, आपको बहुत अमीर बना सकता है। वहीं अगर राहु छठवें, आठवें या 12वें भाव यानी निगेटिव भाव से कनेक्टेड है, तो राहु की महादशा में आपको निगेटिव रिजल्ट्स भी एक्सपोनेंशियली मिलेंगे। ओके। सो इस तरह से राहु के ट्रेड्स को समझना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम महादशा को एनालाइज करना शुरू भी करें। अच्छा, एक बात और समझिए कि जो राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, ओके, ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में इस तरह से लिखा हुआ है कि जो राहु और केतु हैं, वो शनि के कहने पे आपके कर्मों की का फल आपको देते हैं। ओके। तो कैसे देते हैं? जब उनकी दशा अंतर्दशा चलती है, तब वो आपको डिलीवर करते हैं रिजल्ट्स। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो राहु केतु का जो ट्रांजिट है, वो एक राशि या एक भाव में 1.5 साल के लिए होता है। तो 1.5 साल एक राशि में रहे, एक भाव में रहे, और हमारे भाव कितने हैं? 12 हैं। तो पूरे हॉरोस्कोप का पूरा एक राउंड लगाने के लिए कितना समय लगेगा? 18 वर्ष। और राहु की महादशा भी होती है 18 साल की। तो राहु की महादशा में राहु जो है आपके हॉरोस्कोप के हर भाव, हर राशि से गुजरता है 1.5 साल के लिए। इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी प्रारब्ध हैं, जो आपको इस जन्म में पे करने हैं, राहु की महादशा अगर आपकी आती है, तो वो जो प्रारब्ध हैं वो पे किए जाएंगे विद यूजिंग द ट्रेड्स ऑफ राहु। ओके। 1.5 साल में एक राशि में रुकना, और पूरे 18 साल में हर भाव से गुजरना, तो आप समझ लीजिए कि वो छठवें भाव से भी गुजरेगा, वो आठवें भाव से भी गुजरेगा, वो 12वें भाव से भी गुजरेगा। और ये भाव तो ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो ये समझ जाइए कि राहु की महादशा में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियली हाई मिलेंगे, क्योंकि राहु हर चीज को बढ़ा देता है, इसलिए एक्सपोनेंशियली हाई रिजल्ट्स मिलते हैं। तो राहु की महादशा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोलर कोस्टर राइड, एक रोलर कोस्टर राइड होती है। अप्स भी दिखाएगी, डाउन्स भी दिखाएगी, और एक्सट्रीम पे दिखाएगी। देखिए, राहु जो है इल्यूजन का कारक है, इल्यूजन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता है। ठीक है। तो राहु की महादशा में जो आपकी मनः स्थिति होती है, वो एक कंफ्यूजन की होती है, डिसीजन लेने में मुश्किलें आती हैं। अगर राहु वीक है तो आप डिसीजन ले नहीं पाएंगे, और राहु आपका अगर ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो आप डिसीजन तो ले लेंगे, लेकिन वो डिसीजन सही नहीं होंगे, डिसीजन बैकफायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि राहु जो है स्ट्रांग होता है, वो होता है टॉरस या जेमिनी साइंस में। उच्च का माना जाता है इन दो साइंस में, राइट। और अगर आपकी कुंडली में राहु इस जगह पे प्लेस्ड है, तो आपका राहु स्ट्रांग है। तो ऐसे समय में क्या होगा, जब राहु की महादशा आएगी तो आपको एक बहुत ही सीवियर इल्यूजन होगा, और उस इल्यूजन के चलते आप गलत डिसीजन लेंगे, जो कि बाद में आप रियलाइज करेंगे कि आपने गलत डिसीजन लिया था, पर लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होगा। प्रैक्टिकली मैंने कई कुंडलीज में देखा है कि राहु की महादशा में, अगर राहु स्पेशली दशम भाव में आपके प्लेस्ड है, तो राहु की महादशा में आपकी जो प्रोफेशन है वो उसमें ब्रेक लगता है, आपकी नौकरी जाती है बिना किसी आपकी गलती के, ओके, किसी और एक्सटर्नल रीजन से आपकी नौकरी जाएगी। और उसके बाद क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आप कहीं गलत जगह या तो नौकरी करेंगे, या आप कुछ बिजनेस करने की कोशिश करते हैं और आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऐसी चीज में जो बाद में वो बिजनेस चलता नहीं। तो राहु की महादशा में हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, आप किसी की सलाह से डिसीजंस लीजिए। किसी जिस जिस पे आपको विश्वास है, जो कोई आपका गुरु या मेंटर है, उससे सलाह लीजिए, तो आपके लिए बेहतर साबित होता है। तो ये तो कुछ जेनरिक बातें हुई राहु की ट्रेड्स को लेकर और राहु के जेनरिक रिजल्ट्स को लेकर। अब राहु की महादशा को कैसे समझें, कैसे एनालाइज करें कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि राहु आपके कुंडली के किस भाव में है, क्या वो अकेला है। अगर राहु किसी भाव में अकेला बैठा है, तो समझिए कि राहु उस भाव के लॉर्ड की तरह बिहेव करेगा। वो उसको अपना घर मानेगा, कहेगा कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ का मालिक हूँ। तो वो अपने घर के उस भाव से रिलेटेड ट्रेड्स जो भी होते हैं, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे आपके राहु की महादशा में। अगर वो किसी प्लेनेट के साथ बैठा है, कंजंक्शन में है, 15 डिग्री से कम के कंजंक्शन में अगर राहु बैठा है किसी प्लेनेट के, तो उस प्लेनेट के ट्रेड्स और वो प्लेनेट जिन भाव का स्वामी है आपकी कुंडली में, उन भाव के रिजल्ट्स आपको राहु की महादशा में देखने को मिलेंगे, और एक्सपोनेंशियली मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि राहु आपके सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव मैरिज पार्टनरशिप का होता है। तो ऐसे समय में आपके मैरिज होने के चांसेस तो बनते हैं, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है और राहु सप्तम भाव में बैठा है, तो मैरिज कराएगा। लेकिन राहु इल्यूजन का कारक है, तो आप कहीं ऐसी जगह हाँ कर देंगे जहां पे बाद में आपको रियलाइज करें कि अरे ये मैच तो ठीक नहीं रहा। तो अगर ऐसा होता है, अगर आपको पहले से मालूम है कि भाई मेरा राहु सप्तम भाव में बैठा है, मुझे शादी के समय हो रहा है, तो अपने डिसीजन से ज़्यादा आप ऐसे लोगों से डिसीजन या सलाह लीजिए जिन पे आपको विश्वास है, सो दैट कि वो आपके लिए सही मैच ढूंढ सके। राहु अगर किसी प्लेनेट के साथ बैठा है, मान लीजिए कि राहु आपका 11वें भाव के लॉर्ड के साथ बैठा है। 11वां भाव आपके पैसे का होता है, राइट। तो राहु की महादशा में डेफिनेटली आपको पैसे का इजाफा होगा, और 18 साल की महादशा है, तो आप देखेंगे कि आप जहां से स्टार्ट हुए थे राहु की महादशा शुरू होने से पहले, जब तक 18 साल बीतेंगे, आपको मतलब आपके आपके पास खूब पैसा होगा, अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है। सेकंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड के साथ अगर राहु बैठा है तो ऐसा होता है। वहीं अगर राहु मान लीजिए 6th लॉर्ड के साथ बैठा है, अब 6th लॉर्ड तो आपके डेट्स का है, आपकी डिजीज का है, आपके प्रारब्ध का है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। राहु अगर इस तरह के किसी प्लेनेट के साथ बैठा है, राहु की महादशा आती है, तो वो आपको डेट्स में ले जाएगा, आपको बीमारियां घेर लेंगी, राइट। तो आपको ध्यान रखना क्या है कि आप
लोन ना लें, आप बिना लोन के कार्य करें। आप जो बीमारी जो आपको घेरेगी उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि राहु इल्यूजन का कारक है, तो इस समय में जो बीमारी आपको पकड़ती है उसका इलाज नहीं मिलता है, क्योंकि आप राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा। आपको ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो आपका इलाज सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, या आपको ऐसी कोई सही दवाई आपको नहीं मिलेगी जो आपको सही तरह से इलाज कर पाए। तो ऐसे समय में अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन होता है तो जनरली सजेस्ट किया जाता है कि आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज पे काम करें इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए। राहु जिस भाव से ट्रांजिट कर रहा है उस भाव के ट्रेड्स को यूज करके, जिस भाव में वो नेटल कुंडली में बैठा है उस भाव के रिजल्ट्स देगा, या नेटल कुंडली में जिस प्लेनेट के साथ बैठा है उस भाव के रिजल्ट्स देगा। किस भाव के ट्रेड्स को यूज करके? जहां से वो ट्रांजिट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि राहु आपके नवम भाव से ट्रांजिट कर रहा है और बैठा हुआ है आपकी कुंडली में वो चौथे भाव। चौथा भाव मकान, प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स का है, और नवम भाव जो है आपके पिता का है। तो पिता की सहायता से आपको मकान या व्हीकल मिलेगा, या तो पिता फाइनेंस करेंगे या उनका कोई सपोर्ट होगा, जो भी है उनके थ्रू आपको उस तरह के मकान या व्हीकल का रिजल्ट मिलना चाहिए जब राहु नवम भाव से ट्रांजिट कर रहा हो। मान लीजिए कि राहु ट्रांजिट कर रहा है आपके छठवें भाव से। ठीक है, छठवां भाव है बीमारी का, और राहु बैठा है आपकी कुंडली में मान लीजिए कि तीसरे भाव। तो छठवें भाव से ट्रांजिट कर रहा है और बैठा है नेटल चार्ट में तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है हमारे कंधों का, शोल्डर्स का, राइट हैंड्स का। तो छठवां भाव होता है बीमारी का। तो आपको कोई ना कोई बीमारी इस तरह के शोल्डर से रिलेटेड एरिया में पकड़ सकती है। अगर वहीं दूसरे भाव में राहु बैठा होगा तो आपके आईज, नोज, थ्रोट, इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से आपको ट्रांजिट से कनेक्ट करके देखना चाहिए कि आपको किस तरह के फल मिलने वाले हैं राहु के महादशा में, राहु के ट्रांजिट को लेकर। राहु की महादशा के दौरान जब भी आपकी सिक्स्थ लॉर्ड की अंतर्दशा या एट्थ लॉर्ड की अंतर्दशा आती है, उस समय में डेफिनेटली आपको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एट्थ लॉर्ड की दशा होती है तो चांसेस बनते हैं कि आपको सर्जरी के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए राहु की पूरी महादशा को एनालाइज करते टाइम कि वो अंतर्दशाएं किस समय आ रही हैं, कौन से साल में आ रही हैं, और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं। स्पेशली जब राहु आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा होता है उस टाइम पे सडन इवेंट्स, एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस या सेवेंथ हाउस में अकेला बैठा है, तब राहु जो है डबल मार्केश का काम करता है। देखिए, जो दूसरा भाव सप्तम भाव होता है वो मारक भाव कहलाते हैं। इनके जो लॉर्ड होते हैं उनको मार्केश कहा जाता है। मार्केश का मतलब है कि ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो भाव है, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने में सक्षम है। देखिए, ध्यान दीजिए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मृत्यु तुल्य। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कहीं हम डेथ की बात कर रहे हैं, मृत्यु की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आपको इस तरह के सरकमस्टेंसेस से गुजरेंगे आप कि आपको बहुत कष्ट होगा। तो जब राहु अकेला सेकंड या सेवेंथ भाव में हो, क्योंकि वो मारक भाव है, और राहु अगर अकेला बैठता है किसी भी भाव में तो उस भाव के लॉर्ड की तरह बिहेव करता है। तो होता क्या है, वो खुद मार्केश बन जाता है। तो ऐसे ऐसे राहु के प्लेसमेंट किसी की कुंडली में है तो जब राहु की महादशा आएगी तो आपको काफी कष्टदायी हो सकती है। इसीलिए उसका ख्याल रखते हुए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज पे काम करना जरूरी हो जाता है।
अनदर पॉइंट इज कि जो राहु का एस्पेक्ट होता है वो होता है जहाँ पे वो प्लेस्ड होता है या जहाँ वो ट्रांजिट कर रहा होता है वहां से पांचवें और नवें भाव में। तो राहु जिस भी भाव को कनेक्ट करता है अपने प्लेसमेंट से ट्रांजिट से, उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स भी हमको एनालाइज करने चाहिए, क्योंकि राहु प्लेस तो है वहां के तो रिजल्ट्स देगा ही देगा, लेकिन जहाँ जिन भाव को वो एस्पेक्ट कर रहा है, जिन भाव को वो देख रहा है, वहां के रिजल्ट्स भी आपको राहु की महादशा में देखने को मिलेंगे, स्पेशली नेटल प्लेसमेंट। ट्रांजिट में तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो नेटल प्लेसमेंट है, मान लीजिए राहु किसी का अ, लगन में बैठा है, तो वहां से वो पांचवें भाव और नवम भाव को देखेगा, तो पांचवें भाव यानी कि क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, लव एंड रोमांस, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियली हाई मिलते हैं। नवा भाव पिता का होता है, धर्म का होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है। तो उस तरह से राहु के जो रिजल्ट्स हैं इन भाव के भी देखने को मिलेंगे। एक बात और, राहु जो है एक फॉरेनर होता है। तो राहु की महादशा के समय में आपका फॉरेन के लोगों से कनेक्शन, फॉरेन जाना, वहाँ बसना, कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आपके फेवर में हो सकते हैं। अगर आप फॉरेन के लोगों से कनेक्ट करें, फॉरेन में काम करें, अगर आपको वो चांस मिलता है कि आप फॉरेन जा सकते हैं, तो राहु की महादशा एक फॉरेन लैंड में ज़्यादा बेटर महादशा कही जाएगी बनस्पत की, अगर आप अपने ही देश में रह के राहु की महादशा को काटें। राहु को स्ट्रॉन्ग माना जाता है टॉरस में, जेमिनी में एंड एक्वेरियस में। इन तीन भाव में अगर आपकी कुंडली में राहु बैठा है तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये एक्सपोनेंशियली हाई रिजल्ट्स देने में बहुत सक्षम है। अब देखिए, एक्सपोनेंशियली हाई रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट आप ये समझ लीजिए कि राहु की किस भाव में किस राशि के प्लेसमेंट से आपको सीवियरिटी कितनी हाई हो सकती है। वहीं अगर राहु जो है सेजिटेरियस में बैठा है या स्कॉर्पियो में बैठा है, तो राहु की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, तो वो इतने सीवियर रिजल्ट्स नहीं देता है। तो देखिए, ये तो थी कुछ जेनरिक बातें, और कैसे हमको राहु की महादशा के रिजल्ट को एनालाइज करना चाहिए। तो चलिए एक कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि राहु की महादशा के रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करें। तो देखिए, ये जो चार्ट है, इसमें इस जातक की महादशा चल रही है राहु की, 2016 में स्टार्ट हुई थी और ये 2034 तक राहु की महादशा चलेगी। राहु का जो प्लेसमेंट है वो है दशम भाव में, और बहुत ही स्ट्रांग राहु है क्योंकि एक्वेरियस का राहु है। तो यहाँ पे ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली रिजल्ट्स देने में सक्षम है। तो इस जातक के साथ क्या हुआ कि जब ये राहु की महादशा शुरू हुई, राहु राहु के पीरियड में तो समय ठीक चला, लेकिन राहु के अंदर जब राहु जुपिटर आई 2018 से 2021 में, उस समय राहु का जो ट्रांजिट चल रहा था वो जिमनी में हुआ 2019 में। तो 2019 में राहु जब यहाँ पे आया ट्रांजिट में, उस समय में राहु ने अपनी पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखा, और एनीवे राहु बैठा दशम भाव में है। तो इस समय में इस जातक का जॉब जो है वो छूट गया, और जिसमें इसकी अपनी कोई गलती नहीं थी, बट क्योंकि कोविड का समय चल रहा था, कोविड के समय में काफी लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था इसका, बट इस जातक की जो जो जॉब था उस टाइम पे इस तरह के महादशा चल रही थी, और साथ साथ ट्रांजिट में भी राहु ने दशम भाव को देखा। तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए भी और ट्रांजिट को देखते हुए भी इस जातक का जॉब उसके हाथ से गया।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जॉब हाथ से गया, काफी समय खाली रहना पड़ा। फिर इस जातक ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का शुरू किया और एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। यहाँ पे अगेन देखिए, राहु जो है कंफ्यूजन की स्थिति देता है, इल्यूजन देता है। और कैसे राहु इतना स्ट्रांग होकर राहु ने गलत डिसीजन दिलवाया। इस जातक ने काफी कुछ पैसा एक ऐसे व्यवसाय में लगा दिया जो इसने पहले कभी किया नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मित्र था जिसके साथ पार्टनरशिप करनी थी, और मित्र ने बोला कि ऐसे समय में हम और पैसा कमा सकते हैं दूसरे बिजनेस में जाके। तो इसने अपना पैसा लगाया और 2 महीने के अंदर ही ये साबित हो गया कि आगे वो बिजनेस नहीं बढ़ सकता, और जो पैसा लगाया था वो भी पूरा का पूरा ही इसके हाथ से चला गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी कुंडली है इस मामले में राहु की अंतर महादशा को समझने के लिए। अब जो इस जब ये जातक आया इस समस्या को लेकर, तो इसको जो सलाह दी गई वो ये थी कि आप ऐसी जगह काम करें जहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं। तो ये जो जातक है, ये एक होटल के व्यवसाय में था। होटल में जॉब करते हैं। और पहले तो इन्होंने कोशिश की, एक दो और जॉब किए, लेकिन ऐसी जगह जॉब किए जहाँ पे सब ये इनका जन्म इंडिया का है और सब इंडियंस ही थे। लेकिन जब इनको ये सलाह दी गई कि आप ऐसे होटल में काम करें जहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हों, तो इनको ऐसी जॉब भी मिली और इनको जो है स्टेबिलिटी भी मिली, क्योंकि राहु फॉरेनर्स दिखाता है और ऐसे समय में फॉरेनर्स के साथ काम करने से वो स्टेबिलिटी मिल जाती है। एक सलाह इनको और दी गई थी कि आप जो जॉब के लिए है वो अप्लाई करें इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, पर्सनली जाके नहीं करें। कोई इंटरव्यू हो तो रिमोटली करें, क्योंकि राहु जो है इल्यूजन का कारक है। तो आजकल की जो मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं वो सब राहु के अंदर में आती हैं। तो अब राहु के ट्रेड्स यूज करके जब उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो जॉब भी मिला, ऐसी जगह मिला जहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हों, और उसके बाद जॉब जो है वो स्टेबल भी रहा। राहु की महादशा क्योंकि इतनी सीवियर होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो इसमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो प्रिकॉशन रखिए। राहु की महादशा चल रही हो तो डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिसको आप अपना मेंटर मानते हो, गुरु मानते हो। ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए, उसके बाद ही किसी भी क्रिटिकल डिसीजन को लेकर आगे बढ़िए। दूसरी चीज, अ, राहु फॉरेनर है, जहाँ पे भी आप फॉरेन से लिंक कर सकते हैं अपने व्यवसाय को, अपने मिलने जुलने वालों को, या अगर आप फॉरेन में जाके काम कर सकते हैं तो ये महादशा आपके लिए अच्छी रिजल्ट्स लेकर आएगी। स्पेशली अगर आप बीमार होते हैं, कोई इलाज की ज़रूरत है, तो आप फॉरेन लैंड में जाके इलाज कराएंगे तो आपको सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। और जो रेमेडी अगर करनी हो तो उसके लिए देखिए, जो बेस्ट रेमेडी है वो है माँ दुर्गा की उपासना। माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, दुर्गा कवच पढ़िए, दुर्गा आरती कीजिए रोज। तो आपको डेफिनेटली इसमें राहु की महादशा के समय में सहायता मिलेगी। अगर आप कुछ चैरिटी कर सकते हो ऐसे लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं, उनके लिए काम कीजिए। उनके, या तो आप किसी इस तरह के केंद्र में जाके वॉलेंटियर वर्क कीजिए, या कुछ डोनेशन अगर आप कर सकते हैं वो कीजिए, या किसी दिव्यांग की आप हेल्प कर सकते हो। हेल्प करना जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसे से ही हेल्प हो, आप किसी भी तरह की कोई हेल्प किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए करते हैं तो वो राहु की महादशा के लिए
एक एक रेमेडी की तरह काम करता है। तो ये कुछ उपाय हैं जो एक राहु की महादशा के समय में काफी सपोर्ट कर सकते हैं अगर इन उपाय को किया जाए। तो दोस्तों ये था कुछ एक वीडियो राहु की महादशा पर। आशा करता हूँ आपको इससे फायदा मिलेगा अगर आप राहु की महादशा में गुजर रहे हैं। और कोई भी प्रश्न हो राहु की महादशा से रिलेटेड, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस प्रश्न का जवाब दे सकूं। कोई और भी आपकी क्वेरीज हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट। मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। फिर बात करेंगे अगले वीडियो में जुपिटर की महादशा की। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।